हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आपका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि जब से प्रीव्यू डाला था इंजरीज़ के ऊपर और आज ये काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे इस वीडियो को। तो काफ़ी मेरे पास इंक्वायरीज़ भी आई कि क्या बात आपने अभी तक वीडियो नहीं डाला है। तो आज अल्टीमेटली मैं ये वीडियो डालने लगा हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज़ इंजरीज़ के ऊपर सबसे पहले ये बताऊँ कि इंजरी कोई भी हो, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो पेशेंट है जिसको कि इंजरी हुई है, कैसी भी इंजरी हुई है, उसके आसपास का जो माहौल है उसे आप देखिए कि कहीं उस जो इंजरी कॉज करने वाली जो सिचुएशन है वो अभी तक है तो नहीं। तो उस सिचुएशन से उस मरीज को थोड़ा सा बाहर निकाला जाए, या उसके आसपास अगर कोई चोट करने वाली जैसे कोई इलेक्ट्रिकल करंट है तो उसको हटाया जाए वहाँ से, या फिर कुछ भी कैसी भी जो उसे इंजरी और ज़्यादा बढ़ा सकती हो, ऐसी सिचुएशन से थोड़ा सा बचना है, उसको वहाँ से बाहर निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कहूँगा मैं इंजरीज़ के डिस्कशन से पहले। तो इंजरीज़ डिस्कस करने से पहले हम इंजरीज़ को क्लासिफिकेशन करना चाहूँगा मैं। कोई ऑफिशियल मैं ये मेडिकल साइंस की क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो हम एक कॉमन मैन के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो इंजरीज़ को हम सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सीवियर इंजरीज़ में जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, एक्सीडेंट्स कैसे भी हों, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, घर में कोई गिर गया हो कहीं पे सीढ़ियों से गिर जाए, या फिर एयर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, रेलवे एक्सीडेंट्स हो, ये जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। और इसके अलावा बाकी डे टू डे जैसे कि चाकू लग गया काम करते हुए, या फिसल गए कहीं पे, तो थोड़ी बहुत जो चोट आती है उसे हम माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दूसरे जो क्लासिफिकेशन करने का जो हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, एक वो चोटें जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसे आम भाषा में हम गुम चोट बोलते हैं। तो गुम चोट जो है बहुत सीरियस हो सकती है, बेशक बाहर से वो जख्म ना बनाए। फ्रैक्चर्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी हड्डियों के फ्रैक्चर, जैसे कि फीमर जो थाई बोन है उसका फ्रैक्चर जो बाहर जख्म नहीं बनाता है कई बार, तो अंदर ही अंदर काफ़ी जो ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसका जो सबसे कैसे अब फ्रैक्चर्स को हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर फ्रैक्चर हुआ है किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल्स को, तो वो जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसे हिला नहीं पाता है। अगर कोई इंसान गिरा है, कोई बंदा गिरा है और वो अपनी टांग नहीं हिला पा रहा है, तो इसका मतलब टांग का फ्रैक्चर हो सकता है। तो सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स के केस में डॉक्टर की सलाह से एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी डॉक्टर बोले उसके बाद ही उसकी सलाह मान करके उसका उचित इलाज कराया जाए। जो है ऑपरेशन होना है, सर्जिकल करेक्शन होना है, रोड डलनी है, नेल लगना है, या फिर जो है सिंपल प्लास्टर से ही अगर वो फ्रैक्चर ठीक हो सकता है तो वो एक डॉक्टर की सलाह से ही कर सकते हैं। गुम चोट जो है वो बहुत सीरियस हो सकती है, जानलेवा हो सकती है दो कारणों से। नंबर 1, जो बड़ी हड्डियां हैं उनकी ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है काफ़ी। दूसरा, जो हड्डी जब टूटेगी तो अपने आसपास की जो आर्टरीज़ हैं, मेन आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनको डैमेज कर सकती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि खून बाहर तो आ नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खून इतना ज़्यादा बह जाएगा कि इंसान की मौत तक हो सकती है ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। तो हमेशा जो है अगर स्वेलिंग बढ़ रही है उस एरिया में, तो पेशेंट को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं ना, एम्बुलेंस को बुलाएं, क्योंकि एम्बुलेंस में जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग होती है कि ऐसे केसेस में, इंजर्ड केसेस में, सीरियसली इंजर्ड केसेस में कैसे ट्रांसफ़र करना है। दूसरा, स्पाइनल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। जो उसमें फ्रैक्चर होने का मतलब है या तो कंप्लीटली पैरालिसिस, टांगों का पैरालिसिस, या दोनों हाथों का, दोनों पैरों का पैरालिसिस, या फिर मौत भी हो सकती है। ऐसे में मैं यहाँ आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ। 2002 की बात है।
तो मैं 35 असम राइफल, जो कि एक नई बटालियन रेज हुई थी अक्टूबर के महीने में, उसमें मुझे भेजा गया था। वहाँ पे MI रूम एस्टेब्लिश करना था, मेडिकल फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश करनी थी, तो वहाँ पे भेजा गया था। सीलिंग एक जगह है मिज़ोरम में, आइजोल से करीब 50 किलोमीटर्स साउथ में। तो वहाँ पे मैं पोस्टेड था। तो अभी हमारा MI रूम का बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं था, बिल्कुल ही एक बेसिक सा सिस्टम था हमारे पास, और कई बार लाइट भी नहीं होती थी तो जनरेटर चलाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही रात करीब 8 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया, फ़ोन पे मैसेज आता है कि एक CRPF की गाड़ी वहाँ से जा रही थी, तो वो नीचे खड्ड में गिर गई है और उसमें काफ़ी सारे जो है कैजुअलिटीज़ जो हैं उनको हमारे MI रूम में लाया गया है। एनीवे, अब एक डॉक्टर की जो वो होती है कि उसका जो कर्तव्य है कि वो मरीज को मना नहीं करना, और आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, तो मैं फटाफट से MI रूम पहुंचा। तो लाइट भी नहीं थी, जैसा कि मैंने बोला, लाइट कभी होती थी कभी नहीं होती थी दूर दराज के एरियाज़ में उन दिनों में 2002 में। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ 7-8 कैजुअलिटीज़ हैं। उनका जो है कोई 407 टाटा 407 गाड़ी थी जो कि खड्ड में गिरी थी करीब 70-80 फुट नीचे। तो उसमें मैंने देखा कि एक तो ब्रॉड डेड था, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, और बाकी एक को जो है जो थाई बोन थी उसमें फ्रैक्चर था, उसकी स्वेलिंग काफ़ी बढ़ रही थी। तो उसमें हमने एक स्प्लिंट लगा करके उसे छोड़ दिया कि अब इसे हिलाना नहीं है, और पेन किलर वगैरह का इंजेक्शन दिया और वो हो गया। उसमें एक पेशेंट था जो कि थोड़ा करा रहा था और बेचैन था शुरू से ही। उसके जो है फेस पे यहाँ पे कहीं पे चोट के निशान था थोड़ा सा, तो उस पर हमने 3-4 टाँके लगाए और उसको हमने सोचा कि ये स्टेबलाइज हो गया। उसको जो है पेन किलर इंजेक्शन दे दिया और उसे बोला कि अब सो जाओ, कोई बात नहीं, आपका ये हो गया। एंटीबायोटिक वगैरह शुरू कर दिया, छुट्टी। वो बार बार जो है बेचैन हो रहा था और करा रहा था इधर उधर होकर के। हमने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ है, चलो और भी पेन होगा, तो एक डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन भी लगा दिया, पेन किलर, और कि ठीक है आप सो जाओ, अब आप ठीक हो। टाँके लगा दिए हमने और कुछ नहीं है। और उससे पूछा भी कि और कहीं पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। चलिए, बाकी के लोगों के जो 6-7 लोग थे उनके केयर में लग गए हम लोग। बाकी मेरी जो टीम थी, डॉक्टर तो मैं अकेला था, लेकिन जो मेरी टीम थी वो सब, उसमें ऑपरेशन रूम असिस्टेंट था एक, और बाकी जो है नर्सिंग असिस्टेंट्स थे, जो मेरी पूरी टीम उनके उसमें लग गई। जिसको जिसको जो जो वो था सॉर्ट आउट किया हमने, डेड बॉडी को एक तरफ करके। और एक टीम मेंबर की मैंने ड्यूटी लगा दी कि आप जो है सबका BP रिकॉर्ड करेंगे, वाइटल्स, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जिस जिसको ड्रिप की ज़रूरत थी हमने ड्रिप भी सबके लगा दी। और आधे पौने घंटे बाद मेरी टीम के एक मेंबर ने मुझे बुलाया, कहते कि साहब देखो ज़रा, इस पे जो है BP फॉल हो रहा है। BP फॉल हो रहा है, तो हमने फटाफट से उसके ड्रिप लगाई और चालू कर दिया ड्रिप। लेकिन वो लगातार जो है BP फॉल होने लगा, फिर सांस उसका जो है मुश्किल होने लगा धीरे धीरे। तो आधे घंटे के अंदर अंदर, और हमें कुछ समझ नहीं आया कि उस पेशेंट के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और उसकी डेथ हो जाती है आधे पौने घंटे के अंदर अंदर। और बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसे सर्वाइकल फ्रैक्चर था। सर्वाइकल मतलब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये गर्दन में, उसका फ्रैक्चर हुआ था, तो जिसके कारण कि उसकी मौत हो गई। तो ऐसे जो स्पाइनल फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें हम मरीज को ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते। अब रात का टाइम था, उस टाइम पे हमारे पास ना तो रात को हेलीकॉप्टर आ सकता था और ना ही कुछ, वैसे भी पहाड़ी रास्तों में बिना हिलाए डुलाए इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि गुम चोट जो होती है वो काफ़ी सीरियस हो सकती है। तो गुम चोट के उसमें आप उसे लाइटली ना लें कभी भी। गुम चोट का एक प्रॉपर टाइप से डायग्नोस करवाएं कि अंदर जो है कुछ सीरियस तो नहीं है। बाहर से दिखने वाली छोटी सी चोट कई बार अंदर बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये सब है गुम चोट के बारे में। अब कई बार आप देखते हो कि बच्चा गिर गया और उसके यहाँ पे मेनली छिल गया है, ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जाली सी बन गई है। ये ज़्यादातर जो है
जो बोनी सरफेसेस होती हैं, यहाँ पे, कोहनी पे, घुटनों पे या फेस पे, जो इस तरह की चोट लगती है जिसमें और कुछ नहीं होता, कटता नहीं है, सिर्फ ऊपर की स्किन छिल जाती है, ऐसे चोटों को हम एब्रेजन बोलते हैं। तो वो एब्रेजन्स में उसे साफ करना है आपने, या तो जो है सेवलॉन से, या फिर नॉर्मल सलाइन अगर नहीं है तो उसको मैं बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा पानी लेना है एक कटोरी में, उसे बॉईल कर देना है। अब अगर 100 ग्राम आपने पानी लिया है तो उसमें जो है करीब 0.9 ग्राम, मतलब 1 ग्राम के आसपास नमक डालना है, जो खाने का नमक होता है। तो ये आपका नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। इससे आप धो सकते हैं, या फिर आप सेवलॉन आधी कटोरी में एक ढक्कन जो सेवलॉन की शीशी का होता है वो डाल करके उससे भी उस जख्म को साफ करके उसके ऊपर बीटाडिन लगा सकते हैं। पोविडिन आयोडीन जो होती है वो आप लगा सकते हैं। अगर सेवलॉन भी नहीं है, डिटॉल ज़्यादातर घरों में होता है, तो आधी कटोरी पानी में आधा ढक्कन डिटॉल का डाल करके वो भी आप उससे साफ करके उसके ऊपर बीटाडिन लगा सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल। कट लग जाते हैं, जैसे चक्कू से कट लग गया। यहाँ मैं सबसे जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि लोगों में एक गलत भावना है कि लोहे से कट लगने पे हमें टेटनस हो सकता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि टेटनस एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, उसके कारण होता है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो है नॉर्मली जो है, जो हमारे एनिमल्स हैं, कैटल हैं, उनके पेट में पाया जाता है। जैसे हमारे पेट में ई कोलाई होता है तो उनके पेट में क्लोस्ट्रीडियम जो है वो पाया जाता है। तो लोहे और लोहे के जंग से उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेनली जो मिट्टी या गोबर, पहले ज़माने में क्या करते थे कि जब डिलीवरी होती थी तो जो कोड कटिंग होती थी, कोड को काट करके और उसके ऊपर गोबर लगा दिया करते थे। तो उससे जो है टेटनस हो जाता था और बच्चे की मौत हो सकती थी। इसे टेटनस नियोनेटोरम बोलते थे कि बच्चे के जन्म के थोड़े दिन के अंदर ही जो है उसकी मौत हो जाती थी। तो विद द इन्वेंट ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड एंड मोर केयर, और माँ को भी प्रेगनेंसी में 2 इंजेक्शंस लगाते हैं आज की डेट में टेटनस के, तो ये जो टेटनस का जो इंसिडेंस है बहुत कम हो गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हर चोट के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हर चोट के बाद आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेटनस का इंजेक्शन 5 साल में एक बार ही लगाना चाहिए। बीच में आपके चाहे 10 बार चोट लगे तो हर चोट पे टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन एनिमल बाइट भी होता है अगर उस 5 साल के दौरान, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोगों को मैंने सुना है, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं, हर 6 महीने में टेटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए। तो हमारी जो किताबें हैं वो ये साफ तौर पे बोलती हैं, तो 5 साल में एक बार टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। हर चोट पे या हर एनिमल बाइट पे टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट लिखा जाता है, एनिमल बाइट की जो ट्रीटमेंट है हमारे बुक्स में लिखा गया है, रिवाइज द टेटनस टॉक्सॉइड इफ़ ड्यू। अगर पिछले 5 साल में नहीं लगा है तो लगाना है, अदरवाइज अगर पिछले 5 साल में लगा हुआ है तो नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से अब बच्चों में, जो बच्चों के बचपन के टीके लगते हैं, डीपीटी वगैरह, तो उसमें जो टी पोर्शन है वो टेटनस ही है। तो उनकी प्राइमरी डोजिंग जो है, प्राइमरी वैक्सीनेशन जो है 3 डोजेस से डीपीटी की वो हो जाती है। तो फिर 1.5 साल में फिर से बूस्टर डोज लगती है, देन 5 साल में फिर बूस्टर डोज लगती है। तो 5 साल प्लस 5 साल 10 साल तक के बच्चों को टेटनस का टीका नहीं दिया जाता है अगर उनकी जो बचपन के टीके हैं, डीपीटी वगैरह, ये सब लगे हुए हैं। तो 10 साल के बच्चे तक टेटनस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर 10 साल में भी टीटी का एक बूस्टर डोज लगना चाहिए। फिर उसके बाद 16 साल में एक बूस्टर डोज लगवा दीजिए टेटनस का। तो इससे जो है
आपका जो बच्चा है वो प्रोटेक्टेड रहता है लाइफ लॉन्ग। और फिर 5 साल में एक बार अगर ज़रूरत है, बार बार चोट लग रही है या कुछ भी है, तो तब आप टेटनस का टीका लगा सकते हैं। और फ्रीक्वेंट जो बूस्टर्स हैं वो अवॉइड होने चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो इस बारे में, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप जिस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं आपके साथ अपनी नॉलेज साझा करूं, तो वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और मैं फिर से ये बताऊंगा कि कील लग जाना या खिड़की में कोई लोहा है वो लग जाना या किचन में चाकू से चोट लग जाना, उससे टेटनस नहीं होता है। हाँ, अगर कील जो है ज़मीन पे गिरी हुई है, वहाँ पे मिट्टी में गिरी हुई है, गंदी है, गोबर के कंटामिनेशन के उसमें चांसेस हैं, तो जो है चांस हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि टेटनस का टीका 5 साल में एक ही बार, अगर 5 साल में लगा हुआ है तो उस टाइम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ दोस्तों मैं आज विराम देना चाहूँगा। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे को मोटिवेट करता रहेगा, ताकि आपके साथ मैं इस तरह के जो उपयोगी बातें हैं, ज्ञान जो है वो आपके साथ साझा करता रहूँगा। मुझे मोटिवेट करेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ। तो इसके साथ ही नमस्कार।